नमस्ते छात्रों, उत्कृष्ट क्लासेज निगोला में आपका बार पुनः स्वागत है। देखो आज अपनी प्रश्नावली लेनी है अपन को 15वीं। उसका नाम है व्रत की परिधि एवं क्षेत्रफल। देखो इनके सूत्र भी लिखेंगे अपन बाद में, पहले अपन को थोड़ा सा ये नाम क्लियर कर लेते हैं अपन। एक तो है व्रत। अगर अपन को मान लो ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया भाई व्रत किसे कहते हैं, तो देखो व्रत की क्या परिभाषा बोलोगे। अपन ऐसे नहीं बोलते भाई एक गोल घेरा होता है उसको व्रत कहते हैं। तो देखो इसकी एक परिभाषा है समतल में स्थित, समतल में स्थित किसी एक निश्चित बिंदु से समतल में स्थित किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ व्रत कहलाता है। समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ व्रत कहलाता है। अब देखो ये मान लीजिए अपना कोई एक निश्चित बिंदु है, इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु लगाने अपन को बहुत ज़्यादा। इस समान दूरी से मान लो अपन ने ये बिंदु लगा दिए, तो देखो ये जो घेरा बनेगा इसको अपन बोलेंगे व्रत। अब इसको मैं घेरा कर देता हूँ, ये बन गया अपना व्रत। तो देखो ये जो निश्चित बिंदु है इसका नाम अपन ने ओ डाल दिया, ये तो हो गया अपना केंद्र। ये तो क्या हो जाएगा अपना केंद्र। तो देखो तीसरा बिंदु ले लेते पहले, केंद्र। जो निश्चित बिंदु जो होगा वही क्या कहलाएगा अपना केंद्र। व्रत के अंदर निश्चित बिंदु व्रत का केंद्र कहलाता है। व्रत के अंदर जो एक निश्चित बिंदु है वो क्या कहलाता है, व्रत का केंद्र। एक है अपना बिंदु इसमें परिधि। परिधि ये बोलते हैं व्रत के जो चारों तरफ अपन चलने में जितनी दूरी चली है अपने, या व्रत का एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, इसको बोलते हैं अपने परिधि। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी व्रत के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी परिधि कहलाती है। तो परिधि की परिभाषा ये हो जाएगी अपनी व्रत के अनुदिश एक चक्कर चलने में जितनी अपन ने दूरी चली है वो क्या कहलाती है, व्रत की परिधि। फिर देखो एक नाम है त्रिज्या। त्रिज्या क्या है, ये तो हो गया अपना व्रत का केंद्र। ये तो क्या है, व्रत का केंद्र। और केंद्र से ये जो घेरा चल रहा है अपना, ये है अपनी परिधि। तो केंद्र से और परिधि के बीच की जो दूरी आएगी अपनी, जैसे केंद्र तो अपना ओ है और कहाँ तक की दूरी ले ली अपन ने, परिधि पर कोई बिंदु लिया अपन ने ए, तो ओ से ए तक की जो दूरी है ये कहलाएगी व्रत की त्रिज्या। और त्रिज्या का संकेत अपन को लेना है स्मॉल आर लेटर। तो त्रिज्या की परिभाषा हो जाएगी केंद्र से परिधि तक की दूरी, व्रत के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद अपन को देखो ये थोड़े से नए शब्द पढ़ने हैं अपन को। एक तो है अपना त्रिज्यखंड, एक तो क्या है त्रिज्यखंड, और एक आएगा अपना व्रतखंड। तो देखो त्रिज्यखंड और व्रतखंड जो अपन को बनाने हैं वो कैसे बनेंगे, जैसे मैं दोबारा बनाता हूँ इसको ही। देखो ये व्रत है अपना, इस व्रत के अंदर ये क्या हो गया अपना केंद्र। केंद्र का नाम डाल दिया अपन ने ओ। अब देखो इसमें अपन को जो त्रिज्यखंड बनाना है वो देखो शब्द से भी पकड़ना है। त्रिज्यखंड, इसमें अपन को दो त्रिज्या लेनी है। कितनी त्रिज्या लेनी है, दो। मान लीजिए अपन ने एक त्रिज्या तो ये ले दी ओ से ए तक, एक त्रिज्या ले दी अपन ने ओ से बी तक। तो व्रत के अंदर जब अपन दो त्रिज्याएं लेंगे तो पूरा जो व्रत है वो दो भागों में बट जाएगा। एक भाग तो इधर का ये रह गया अपना और दूसरा शेष भाग ये है। तो इसको बोलते हैं अपन त्रिज्याखंड।
ये क्या बन गया अपना त्रिज्यखंड। अब ये त्रिज्यखंड भी या तो बराबर होंगे या फिर दोनों छोटे बड़े होंगे। तो जो हिस्सा अपन को छोटा दिख रहा है वो तो हो जाएगा लघु, वो तो क्या कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड। और जो शेष भाग ये अपन को इससे इसके बजाय बड़ा दिख रहा है इसको बोल सकते हैं अपन दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड दो तरह के बढ़ गए अपने, एक लघु त्रिज्यखंड बना और एक दीर्घ त्रिज्यखंड। तो देखो परिभाषा तो इतनी कोई ज़्यादा मायने नहीं है, फिर भी थोड़ा सा लिख दो। वृत्त में दो त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र, त्रिज्या कितनी लेनी है अपन को 2, वृत्त में 2 त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। ये एक लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा और एक दीर्घ त्रिज्यखंड। अब अपना है एक वृत्तखंड, ये क्या हो गया अपना वृत्तखंड। देखो वृत्तखंड को मैं थोड़ा सा बाद में लूँगा, पहले अपन ने एक नाम ले लिया जीवा, एक नाम क्या ले लिया जीवा, फिर अपन लेंगे वृत्तखंड। तो देखो जीवा क्या है, अगर मान लो अपना ये वृत्त है, ये इसका केंद्र हो गया। इस परिधि पर कोई 2 बिंदु ले लिया अपन ने, परिधि पर तो 2 बिंदु यहाँ पर भी लिए थे अपन ने, लेकिन वे दोनों बिंदुओं को तो किससे मिलाया था अपन ने केंद्र से। इस पर मान लीजिए ये 2 बिंदु ले लिए अपन ने, ए और बी। अब ए और बी को जब अपन मिलाओगे सीधी लाइन तो ये कहलाएगा अपना जीवा। ए से बी की जो सीधी सरल रेखा है वो तो क्या कहलाएगी जीवा। तो देखो थोड़ा सा लिखने में भी जीवा लिखना है अपन को ए बी, लेकिन अगर मान लो जीवा तो ये अपनी सीधी लाइन हो गई और इधर का ये जो वृत्त की परिधि का जो शेष भाग है ये, इसको बोलते हैं अपन चाप, इसको क्या बोलते हैं चाप। तो देखो जीवा भी ए बी है और चाप भी कौन सा है अपना ए बी। अब दोनों में अंतर क्या हुआ, ए बी अगर अपन लिखेंगे तो जीवा तो कैसी लाइन होती है सीधी, तो इसके ऊपर अपन को सीधी लाइन बना देंगे तब तो ये बन गया अपना जीवा। लेकिन इस पे अंदर अगर मान लो अपन ने घूमती हुई सी लाइन बना दी चाप की तरह, जैसे ये घूम रहा है अपना, तो फिर वो क्या बन गया अपना चाप। तो देखो जीवा को तो कैसे लिख देंगे अपन, परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा जीवा कहलाती है या जीवा है। वृत्त की परिधि पर स्थित कोई सा भी 2 बिंदु ले लिया तो अपन ने वो क्या कहला दी अपनी जीवा। अब देखो अगर मान लो मैं अपन ये लाइन काट दूं मैं इसमें, ये लाइन किधर से गुजर रही है अपनी केंद्र से, किधर से गुजरेगी केंद्र से, इसका नाम डाल दिया मान लीजिए अपन ने सी डी। तो देखो ये ए बी भी जीवा है अपनी और सी डी भी क्या है जीवा। दूसरी जीवा कौन सी बन गई अपनी सी डी। लेकिन ये बड़ी है ये बड़ी है, बताओ थोड़ा बड़ी कौन सी आएगी अपनी ए बी के बजाय सी डी अपनी बड़ी है। तो वृत्त के अंदर जो सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी वो सबसे बड़ी जीवा का एक दूसरा नाम क्या बन जाएगा अपना व्यास। वृत्त के अंदर जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो क्या कहलाएगा अपना व्यास। तो देखो अब अपन को पढ़ना था कौन सा वृत्तखंड। वृत्तखंड का मतलब है जैसे मान लो अपन ने इसमें ये एक जीवा डाली, इसके अंदर ही अपन ने एक ए बी क्या डाल दी थी जीवा। अब इसमें तो अपन ने 2 त्रिज्या डाली तो वृत्त के 2 भाग हो गए, इसमें अपन ने एक जीवा डाल दी तो इसके भी 2 भाग हो गए। तो ये जो दोनों भाग है ये कहलाएंगे अपने वृत्तखंड। तो ये क्या कहलाएगा अपना वृत्तखंड, ये भी अपना वृत्तखंड है। अब वही बनेंगे अपने इसमें भी लघु और दीर्घ से, जो छोटा है छोटा है उसका नाम तो क्या कहलाएगा लघु और जो बड़ा है उसका नाम कहलाएगा अपना दीर्घ। ये लघु वृत्तखंड हो गया और ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तो वृत्तखंड की परिभाषा लिख दो थोड़ा सा। वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त पर बने दोनों भाग वृत्तखंड कहलाते हैं। तो देखो दोनों नामों में थोड़ा सा ये क्लियर रखना है अपन को। त्रिज्यखंड तो कब बनेगा जब वृत्त के अंदर अपन 2 त्रिज्या लेंगे, और वृत्तखंड कब बनेगा जब वृत्त के अंदर अपन को एक जीवा लेंगे। तो थोड़ा सा ये तो अपन का क्लियर हो गया। अब इनके बाद अपन को थोड़ा सा एक नाम और रह गया सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त, देखो सकेंद्रीय वृत्त कैसा होता है,
सकेंद्रीय मतलब समान केंद्र, केंद्र तो समान ही रहेगा लेकिन वृत्त कितने बनेंगे अपने, 2 या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ये तो अपना केंद्र हो गया, एक वृत्त तो अपन ने ये बना दिया, इसका भी केंद्र यही है, और दूसरा वृत्त इसके बाहर या भीतर कैसे भी बना दो, दूसरा वृत्त ये बना दिया, उसका भी केंद्र यही है। तो ये बन गए अपने सकेंद्रीय वृत्त। देखो इसकी जो त्रिज्या आएगी अंदर वाले की वो तो यहाँ से यहाँ तक आएगी, और इसकी जो त्रिज्या आएगी वो यहाँ से यहाँ तक आएगी। त्रिज्या को अपन किस संकेत से दिखाते हैं, आर से। लेकिन 2 त्रिज्या जब आएगी इसमें तो दोनों छोटी बड़ी आएगी, एक बड़ी है और एक छोटी है। बड़ी वाली पे ज़्यादातर लगाना है अपन को R1 और छोटी त्रिज्या जाएगी रहेगी उस पर लगाना है अपन को R2। तो इससे संबंधित प्रश्न भी आएंगे सेकेंद्रीय वृत्तों से। अब अपन को इनमें सूत्र जो भी अपने लगेंगे इस प्रश्नावली में उन सूत्रों को लिखना है आगे थोड़ा। चलो अब आगे सूत्र लिखते हैं अपन। हाँ देखो अब अपन को थोड़े सूत्र ध्यान रखने हैं इसमें। एक तो अपन का छोटे छोटे सूत्र तो देखो वैसे 6ठी 7ठी क्लास में भी है। अगर व्यास अगर अपन को कहीं पे त्रिज्या दे रखी है और क्या ज्ञात करना है, मान लो व्यास, तो वहाँ तो सूत्र लगाना है अपन को 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या। देखो ये अगर इसका संकेत भी बना चाहे अपन तो व्यास का संकेत होता है डी। व्यास का संकेत क्या है, डी बराबर 2 गुणा आर, 2 गुणा आर, क्योंकि आर त्रिज्या का संकेत क्या ले लिया अपन ने, आर। तो 2 गुणा आर अगर मान लो किताब में कहीं पे ऐसे लिख रहा है तो वो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस संख्या के और इसके बीच में किसका चिन्ह है, वो गुणे का ही है अपना। इसकी अपन को बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी बीच बीच में सवालों में। अगर मान लो अपन को व्यास दे रखा है और अपन को क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या, तो वहाँ पे अपन त्रिज्या बराबर हो जाएगा अपना व्यास बटे 2। त्रिज्या का संकेत वही आर है अपना। अगर वैसे संकेत लगाने चाहे तो ये हो जाएगा अपना डी बटे 2, क्योंकि व्यास का संकेत क्या लिया अपन ने, डी। एक फिर आएगा इसमें वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। देखो वृत्त की परिधि का मतलब है वृत्त के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, तो उसका जो सूत्र है वो आएगा अपना 2 पाई आर। देखो इस संकेत को समझना है, ये पाई है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। यहाँ पर जो ये संकेत है इसको क्या बोलेंगे अपने, पाई, और इसका जो मान आता है वो लगभग आता है 22/7, या फिर इसको अपन 3.14 में भी चेंज कर देते हैं। तो परिधि का सूत्र हो गया अपना 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखो एक सूत्र में मैं लिख देता हूँ, जहाँ भी अपन क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे वहाँ अपन को मात्रक थोड़ा सा ध्यान रखना है। मात्रक क्या लगाना पड़ेगा, वर्ग इकाई। वर्ग इकाई का मतलब कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए अपन को त्रिज्या मीटर में दे रखी है, त्रिज्या मीटर में, तो लास्ट जो क्षेत्रफल आएगा वो वर्ग और इकाई की जगह क्या लग जाएगा अपना, मीटर। ऐसे तो मात्रक जो ध्यान रखना है थोड़ा सा, क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग इकाई आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद अपन को लेने हैं सकेंद्रीय वृत्त है, मान लो ना, अभी अपन ने बताए थे लास्ट में। सकेंद्रीय वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, सकेंद्रीय वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखो थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर मान लो ये अपना सकेंद्रीय वृत्त है, तो 2 सकेंद्रीय वृत्तों से जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो ये क्षेत्र है अपना छायांकित। इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो एक तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की आ गई, एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की आ गई। तो बड़ी त्रिज्या को अपन ने कौन सा संकेत माना, R1, और छोटी को माना अपन ने R2। तो इस जो छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालोगे वहाँ ये अपना ये सूत्र काम आएगा। तो वहाँ सूत्र लगाना है अपन को, पाई कोष्टक में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। चाहे तो भले इसको खोल के अलग अलग भी कर सकते हैं। देखो पाई को इसके साथ गुणा कर दोगे तो पाई R1 स्क्वायर, माइनस इसको साथ गुणा लोगे तो पाई R2 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। सेकेंडरी वृत्त हो गए। उसके बाद जो अपनी जो इस प्रश्नावली में संबंधित सवाल ज़्यादातर है वो है अपने लघु वृत्तखंडों से। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखो लघु त्रिज्य खंड का, देखो वृत्त का क्षेत्रफल तो ये है, वृत्त का क्षेत्रफल तो आया पाई आर स्क्वायर। देखो अब ये सूत्र बनाएगा कैसे अपना, अगर मान लो ये वृत्त है अपना, अपन को इस क्षेत्र का निकालना है सूत्र क्षेत्रफल,
तो देखो वृत्त के जो चारों तरफ ये जो केंद्र बिंदु के चारों तरफ जो कोण बनेंगे वो चारों तरफ का कोणों का योग तो कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री पर चारों तरफ घूम रहा है ये, लेकिन अपन को मान लो इस कोण का ही मान निकालना है थीटा का। तो 360 में से कितने डिग्री का निकालना है, केवल थीटा का। वो थीटा की जगह अपन को मान देगा 50 डिग्री 60 डिग्री 100 डिग्री जो भी। तो इसका सूत्र जो बनेगा वो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अगर मान लो अपन को लघु के बजाय दीर्घ का निकलवा ले, वो किसका निकलवा लेगा, जैसे ये तो लघु हो गया लेकिन अपन को मान लो इस भाग का निकलवाना है दीर्घ का, तो वहाँ अपन लगाएंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल देखो दो तरीके हैं, एक तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से इस लघु वृत्त त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल को घटा दो, तो यही अपन को काम आएगा ज़्यादा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये तो पूरे वृत्त का हो गया, इसमें से अपन ने लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा दिया, तो वो कौन का बच गया अपना दीर्घ का। आठवां हो गया अपना वृत्त खंड के चाप की लंबाई। वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई। देखो चाप क्या है, ये परिधि का केवल ये हिस्सा है, यही क्या है अपना चाप। तो परिधि का सूत्र तो ये था अपना 2 पाई आर, ये पूरे 360 डिग्री का था, अपन को केवल इतना थीटा के मान का निकालना है, तो इसमें भी वही जुड़ जाएगा अपना थीटा बटे 360। तो देखो त्रिज्य खंड के दो सूत्र हुए ना अपने, एक और लगाना है अपन को। चाप की लंबाई का जो संकेत है वो थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेना, अपन कौन सा संकेत लगाते हैं वो एल। वृत्त के चाप की जो लंबाई है उसका संकेत है अपना एल। तो एक सूत्र और है अपना यही त्रिज्य खंड का ही, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा एल गुणा आर। 1/2 एल गुणा आर। ये कब लगेगा अपना, जब मान लो अपन को चाप की लंबाई दे दी और क्या दे दिया, केवल त्रिज्या। देखो सूत्र तो ये भी थे लघु वृत्त खंड के, ये सूत्र तो कब लगेगा अपना, जब अपन को त्रिज्या दे दे और कोण थीटा का मान दे देगा, तब तो ये लगाना है। अगर मान लो अपन को कोण थीटा का मान नहीं दिया और अपन को दे दिया केवल चाप की लंबाई और त्रिज्या, तब अपन को ये लगाना है 1/2 एल आर। एक है अपना लास्ट है अपना वृत्त खंड लघु, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल देखो इसमें अपन को है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये थोड़ा सा बड़ा सूत्र है, ध्यान रखना है ना। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये तो हो गया लघु का। अब अपन को मान लो दीर्घ का निकालना है, तो देखो इसमें अपन ने निकाला था दीर्घ का, तब निकाला तो पाई आर स्क्वायर में से लघु को अपन ने क्या किया था, घटाया। ऐसे ही इसमें निकल जाएगा अपना दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो लगा दिया अपन ने पाई आर स्क्वायर माइनस इसमें से घटाना है। देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ अपन को घटाएंगे तब ये दोनों स्टेप घटाने हैं, तो इसको कोष्टक के अंदर लिखना पड़ेगा अपन को। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ऐसे अपन को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हिंदी में। ये तो हो गया वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हिंदी में अगर बनाओ चाहो तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो ये तो सूत्र है अपने इस प्रश्नावली से संबंधित, लेकिन कुछ सवाल इसमें वो भी है जिसमें अपन को आयत का क्षेत्रफल लगाना है या वर्ग का क्षेत्रफल भी लगाना है, तो 4-5 सूत्र वो और लिखते हैं अपन। 11 हो गए ना अपना, 12वां हो गया अपना मान लो वर्ग का क्षेत्रफल। बहुत जगह काम आएंगे अपने ये भी, वर्ग का
क्षेत्रफल। तो देखो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या है, अपन 5वीं 6ठी 7वीं में पढ़ते हैं। भुजा स्क्वायर बोल दो या भुजा गुणा भुजा, भुजा स्क्वायर या फिर भुजा गुणा भुजा। अगर मान लो अपन को निकालना है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। देखो परिमाप क्या होता है वर्ग का, ये वर्ग है अपना। परिमाप का मतलब है इन चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। तो परिमाप में सूत्र लगाएंगे अपन 4 गुणा भुजा। एक और बना देता हूं मैं, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। देखो विकर्ण क्या होता है, जैसे मान लो अपना ये वर्ग है, विकर्ण का मतलब है आमने सामने के कोणों को मिलाओगे तो ये जो लंबाई आ रही है ये क्या बन गया अपना विकर्ण। तो इस विकर्ण की अगर लंबाई निकालनी है तो डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे अपन, वर्गमूल 2 गुणा भुजा, वर्गमूल 2 गुणा भुजा। 3 तो हो गए वर्ग के, 3 ही अपन को आयत के डालने हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा अपना लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर संकेत में लिखो चाहे बने तो ये हो जाएगा अपना L गुणा B। लंबाई का संकेत L लेते हैं, चौड़ाई का संकेत B, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। देखो आयत का परिमाप कैसे बनेगा, ये अपना आयत है, ये तो भुजा है लंबाई, ये भुजा है अपनी चौड़ाई। तो देखो ये लंबाई है उतनी, ये लंबाई रहेगी, ये चौड़ाई है उतनी, ये चौड़ाई रहेगी। तो लंबाई कितनी बार आ गई, 2 बार, और चौड़ाई भी कितनी बार आ गई, 2 बार। तो इसका सूत्र ये हो जाता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। चाहो तो भले यहाँ पे गुणा का चिन्ह भी दिखा दो, 2 गुणा कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर संकेत में अपन को लिखना है तो 2 गुणा कोष्टक में लंबाई L और चौड़ाई B, 2 गुणा कोष्टक में L प्लस B। अपन को हिंदी वाले याद रख लो, भले संकेत का काम नहीं चलेगा तो अपना। फिर एक रह गया अपना आयत का भी विकर्ण, आयत का विकर्ण। और आयत का जो विकर्ण आएगा, देखो इसमें आयत का विकर्ण ये है। अब इसकी जब लंबाई निकालोगे तो ये लंबाई का वर्ग, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन जाएगी अपनी, तो लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग और उसका वर्गमूल आ जाएगा। तो ये आ गया अपना लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का वर्गमूल। संकेत लिखोगे तो क्या लिख देंगे बोलो, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का वर्गमूल। ये तो हो गए। अब इसके बाद अपन को और सूत्र काम नहीं आएंगे, अपन को थोड़े से याद रख लें। जैसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है, समांतर चतुर्भुज का है, समलंब चतुर्भुज का है, लिख दूँ क्या बोलो, चलो ये भी लिख लो अपने, आएंगे सवाल में कहीं कहीं। तो अपने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख दिया मैंने समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा अपना 1/2 गुणा विकर्ण गुणा विकर्ण, 1/2 गुणा विकर्ण गुणा विकर्ण। अगर मान लीजिए विकर्ण गुणा विकर्ण नहीं दे तो अपन इस पर ये भी लगा देंगे अपन, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अगर विकर्ण दे रखे तो ये लगाना है, आधार और ऊंचाई दे दिया तो अपन को ये लगाना है। फिर हो गया अपना एक समांतर चतुर्भुज, ये तो सम है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये है मेन तो, लेकिन ये समचतुर्भुज में भी काम आ जाता है कभी कभी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो यही आएगा अपना आधार गुणा ऊंचाई। समांतर का हो गया अपना आधार गुणा ऊंचाई। उसके बाद आता है अपना समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा, देखो शॉर्ट में लिखेंगे अपन इसको, बड़ी लाइन है थोड़ी सी, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। फिर लास्ट रह गया अपना केवल चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल
देखो इनमें तो नाम जुड़ रहा है, जैसे समचतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज है, इसमें केवल क्या है चतुर्भुज। तो इसका सूत्र हो गया 1/2 गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। चतुर्भुज का हो गया 1/2 गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। और लास्ट ये और ले लो एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। देखो ये जो इधर सूत्र लिखे मैंने, ये अपने इस प्रश्नावली में सूत्र तो नहीं दे रखे किताब में तो, लेकिन कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनमें अपन को ये भी सूत्र काम में आएंगे। ये तो अपन 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़े हुए हैं सब, अपन को ये सूत्र है अपने इस प्रश्नावली से संबंधित। तो चलो अब अपन एक प्रश्न उदाहरण देख समझाते हैं।